नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को लेकर के हम लोग अभी अपना जो भी बैच चला रहे हैं, उसमें 2-3 सब्जेक्ट हम लोग अभी लगातार कवर कर रहे हैं, जिस पर हमारी सबसे ज़्यादा फ़ोकस है। देखिए, हर किसी के पढ़ने का और हर किसी के पढ़ाने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है और इंसान उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे हमारी टीम का पूरा फ़ोकस है 125 से 130 नंबर कैसे लाना है और वो लाने के लिए हम लोगों ने आरओ में सबसे अच्छी रणनीति के तौर पर माना कि करंट अफेयर और हिंदी अगर हमारी अच्छी है, तो इसके माध्यम से हम लोग अपना नंबर गेन कर सकते हैं। चूँकि जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है इन कंपैरिजन हिंदी और करंट के। अगर मेरे दोस्त हम लोग करंट अफेयर और हिंदी लगातार तैयार कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम 65 से 70 क्वेश्चन पहुँच सकते हैं। हिंदी और करंट अफेयर नहीं 70 जाएँगे तो 65 तो जाएँगे ना। और फिर हमको जीएस में बचता है 60 क्वेश्चन लाने के लिए, तो वहाँ से हम 60 क्वेश्चन करेंगे तो ईज़िली हमारा क्या हो जाएगा 120 क्वेश्चंस हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी सीरीज़ में अभी हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, मनु सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको हिंदी और एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर हम ढंग से देखें तो एनवायरनमेंट के मान के चलिए कम से कम 10-12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और अगर पीसीएस है तो ये मान के चलिए कि 17 से 18 क्वेश्चंस भी चले जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटी की बात करूँ तो चाहे वो आपका आरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, दोनों में पॉलिटी का जो सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कम से कम 18-20 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी जो हमारी कोशिश चल रही है आपको लेकर के, वो हमारी कोशिश है मेरे दोस्त कि आपका जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी में कम से कम आप 14 प्लस कर पाएँ और जो आप एनवायरनमेंट कर रहे हैं मेरे साथ, इसमें भी आप कम से कम 10 प्लस कर पाएँ और अगर मैं आपसे बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी भी कम से कम आप 52 प्लस कर पाएँ, ठीक? तो मान के चलिए कि 4 और 2 6 5 1 6 और 1 7 मतलब अभी हम 75 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? ये 75 क्वेश्चंस की तैयारी हम यहाँ से कर रहे हैं 200 में। ठीक है? तो आप मेरे साथ लगे रहिए, इन 75 क्वेश्चंस को हम तैयार करके ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज एनवायरनमेंट का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि सर्वभोजी का मतलब होता है कि सर्व उपभोग करने वाला या सर्वाहारी, ठीक है? सर्वाहारी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका मतलब है मेरे दोस्त सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राथमिक उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं मांसभक्षी, प्राथमिक उत्पादक मांसभक्षी एवं अपघटक। देखिए, सर्वाहारी कौन होते हैं? सर्वाहारी वो व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता के साथ भी को भी भक्षण करते हैं, या इन शॉर्ट टर्म में मैं आपको कहूं, जो व्यक्ति शाकाहारी, जो व्यक्ति शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता है, ठीक? तो आपको पता होगा कि सामान्यतः मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं में, हम प्राथमिक उपभोक्ता में तो जनरली आते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम शाकाहारी हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए, अगर हम मांसाहारी हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता में हम आ गए। तो हम यहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में आते हैं। और चूंकि यहाँ पे बात की गई है सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी में मांस भक्षी भी आता है, इसलिए मेरे दोस्त आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। हम उपभोक्ता भी हैं और उत्पादक भी हैं और मांस भक्षी भी हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 61 का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा पोषण स्तर पर कौन सा जीव है? आपको बस ये बताना है, शाकाहारी है, मांसाहारी, अपघटक है या सर्वाहारी है। तो पारिस्थितिक तंत्र पे
पोषण स्तर पर यानी उच्चतम पोषण स्तर पर सबसे ऊपर कौन होता है? तो आपको पता है कि सबसे ऊपर होता है सर्वाहारी, ठीक है? सबसे पहले हम प्राथमिक उपभोक्ता देखते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता देखते हैं, फिर तृतीयक देखते हैं, फिर हम लोग सर्वाहारी देखते हैं। तो मोर और लेस देन सर्वाहारी वो व्यक्ति है जो सब कुछ खा लेता है, वो है सर्वाहारी। तो फूड चेन में सबसे ऊपर हमें कौन देखने को मिलता है? सर्वाहारी देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखिए, सॉरी ये तो मांसाहारी है, ये है सर्वाहारी, ठीक? किसमें? फूड चेन में। कहाँ पर? फूड चेन में हमें कौन देखने को मिलता है? सर्वाहारी देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक 1 सेकेंड। ओके, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। नीचे दिए गए विकल्पों का हमें चयन करना है। क्लियर है? नीचे दिए गए विकल्पों का हमें चयन करना है। 1 सेकेंड, शायद वीडियो में कुछ एरर है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। ओके, अभी क्लियर है? ओके, अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, डोंट वरी। टेक्निकल टीम एक बार प्लीज वीडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए। ओके, अभी क्लियर है, अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? इन निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है? चींटी, हिरन, लोमड़ी और भाग। ये कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्राथमिक उपभोक्ता आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चींटी, हिरन, लोमड़ी या बाघ। क्या बाघ होगा प्राथमिक उपभोक्ता में? नहीं, तो हमारा ये गलत होगा। क्या लोमड़ी होगा प्राथमिक उपभोक्ता में? नहीं, तो हमारा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और बच क्या रहा है? हमारा पहला विकल्प सही बच रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक? द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक के ऊपर निर्भर होते हैं, या इस शाकाहारी के साथ साथ में आप देखेंगे कि जो द्वितीयक होंगे वो मांसाहारी का भी सेवन कर लेते हैं। तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। हम सर्वाहारी को तृतीयक के चतुर्थ पे भी कभी कभी देख लेते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो मांस और मछली, या फिर मैं यूं कहूं शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो पूरा का पूरा सर्वाहारी होते हैं, कुछ भी पाए कुछ भी खा लें, ठीक है? तो जो शाकाहारी उसमें चींटी और हिरन ये प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता हैं, और मानव माना जाता है कि ये सर्वाहारी है। तो ये टॉप लेवल पर हमें देखने को मिलता है। चूंकि सर्वाहारी में इंसान सब कुछ खा लेता है, साग सब्जी मांस मछली सबका सेवन कर लेता है, ठीक है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है? मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच में कौन सा एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, हमें ये बताना है। सो मेरे दोस्त, ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है कि हमारा जो वियोजक होता है जिसे हम अपघटक बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, ये हमारा जैव एवं अजैविक जगतों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। देखिए, आपको एक चीज पता होगा कि जितने भी फंगस या बैक्टीरिया होते हैं ये सब के सब वियोजक का काम करते हैं, अपघटक का काम करते हैं। ये अपघटक करते क्या हैं कि ये बड़े क्रिस्टलीय जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या जो बड़े मतलब एक जटिल क्रिस्टलीय पदार्थ होती हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उनको ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का काम करते हैं। उनके बाद वे फिर ये पोषक तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और फिर ये हमारी प्रकृति में वापस आ जाते हैं। तो वियोजक का मुख्य काम यही है कि जो जटिल हमारे खाद्य हैं, उन जटिल खाद्यों को, या जटिल जो हमारी
जैविक अजैविक जगतों के बीच में है, उन सबको ये छोटे-छोटे पार्टों में विघटन करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इन्हें अपघटक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण का आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। मतलब ये है कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी अगर बढ़ जाए तो किस प्रकार से यहाँ पर सांद्रण हमें देखने को मिलता है, या किस प्रकार से हमें आहार श्रृंखला में फूड चैन में प्रदूषण देखने को मिलता है, जिसमें पक्षी, मछली, घोंघा या जलपादप है। जलपादप, घोंघा, मछली या पक्षी, घोंघा, जलपादप, मछली मछली या पक्षी, घोंघा, मछली, पक्षी या जलपादप। ठीक है, मछली जलपादप या पक्षी जलपादप है। हमें यह बताना है कि अगर जलीय पर्यावरण में डीडीटी की सांद्रता बढ़ रही है, सांद्रण बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से हमारे फूड चैन में इफेक्ट करेगा, बस हमको ये बताना है। इनका सही सीक्वेंस हमें क्या लगाना है, तो मेरे दोस्त इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो सबसे पहले होगा जलपादप और फिर सबसे बाद में होगा पक्षी। तो सबसे पहले क्योंकि जलपादप, घोंघा, मछली और पक्षी, क्योंकि ये जलीय परितंत्र की बात कर रहा है, जलीय वातावरण की बात कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जल जगत में हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है? एक चीज आपको मैं बता दूं, जल में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए हम लोग बीओडी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं, और उसी के साथ में हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमारे जल में प्रदूषण है। हमारे जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है या पारा की मात्रा ज्यादा है, कैडमियम की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है ये हमें बीओडी से पता चल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर किसकी मात्रा ज्यादा है तो कौन से रोगों के होने की संभावनाएं हैं, या फिर जो डीप सी में रहने वाले जीव जंतु हैं या जलीय जीव हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आपको बताते हुए मुझे ये काफी अपार दुख भी होता है कि हम लोग आज पर्यावरण को इतना ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर्स हैं, जितने ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स देख रहा है, वाटर सी लेवल बढ़ रहा है, डीप सी में जो जीव जंतु थे वो ऊपर आ रहे हैं, और सबसे खास बात है कि हम जल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर चुके हैं। इसीलिए आने वाले टाइम में जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्लियर है? बाकी आप सब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। ठीक है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। नहीं, गलत है ये। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। क्या ये स्टेटमेंट मेरे दोस्त सही होगा या ये स्टेटमेंट गलत होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट मेरे दोस्त गलत है। सही क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होते हैं। पहली चीज एक दिशात्मक होता है, और दूसरी सबसे खास बात है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बढ़ते क्रम में जैसे जैसे हमारा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगा, ऊर्जा का जो प्राप्त है या ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और कितना ट्रांसफर होगा? तो पहले पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% का ही ऊर्जा ट्रांसफर होता है, ऐसा लिंडमैन ने बताया था। या लिंडमैन के रूल के अकॉर्डिंग एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 67, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को बोलते हैं जैव भू
रासायनिक चक्र। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में। तो मेरे दोस्त, सौर ऊर्जा की जनरली हम बात करें तो ये हर किसी में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है जल चक्र में। ठीक है, देखिए, मैं बहुत नॉर्मल होकर के पढ़ाता हूँ, मेरी टीम बहुत नॉर्मल पढ़ाती है, लेकिन फिर भी आज का एक ट्रेंड है कि बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाना, चिल्ला के पढ़ाना, डरा के पढ़ाना, मतलब कुछ ऐसा बताना कि सामने वाला भयभीत ही हो जाए। तो ना मैं उस तरीके से पढ़ा पाता हूँ, ना मेरी टीम पढ़ा पाती, क्योंकि हम लोग बहुत शांतिपूर्वक पढ़ाने का काम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के एजुकेशन सिस्टम्स हैं। आजकल उनके यहाँ पे एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, जो कि आपकी समझदार हैं आप कि वहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ हमारे यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केचुआ या कस कुट्टा? ये तो मैंने भी पहली बार सुना है, कसकुटा। बाकी मुझे इतना पता है कि इसका उत्तर तो ये नहीं होगा, इसका उत्तर है क्लोरेला। ठीक, क्लोरेला एक ऐसा है जो अधिकतम कुशलता सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, तो वो है क्लोरेला। ठीक है, हालांकि क्लोरेला माना जाता है कि ये शैवाल की एक प्रजाति होती है। ठीक है, क्लोरेला शैवाल की एक प्रजाति होती है। और ये शैवाल अधिकतम सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद आज थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, ऑटो फोकस का इशू है। बट मुझे लग रहा है कि प्रॉपर क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, शायद हो रहा है कि शायद मेरे मूवमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना मूवमेंट कम रखूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? याद रखिएगा, कौन सा जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन निर्मित करता है। क्लियर? हाँ, मेरे मूवमेंट से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं मूवमेंट कम से कम करूं। ठीक, इनमें से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से निर्मित करता है? चींटी, विषाणु, रबर का पौधा या कुकुरमुत्ता? तो मेरे दोस्त, इसमें से जो रबर का पौधा है, ठीक, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है या अकार्बनिक पदार्थों से बनाता है। रबड़ की अगर मैं पौधे की बात करूं, तो जो रबड़ का पौधा है, ये एक भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। भूमध्य सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सदाबहार वन में पाए जाते हैं ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा होता है या सीधा खड़ा होता है? ठीक है, जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषक स्तर में प्रवाह होता है, तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब प्रवाह होता है, तो कुछ ऊर्जा प्राप्ति होती है, ये गलत है। मैंने अभी आपसे कहा है, देखिए मैं बहुत मूवमेंट नहीं करूंगा, शायद आज को टेक्निकल इशू आ रहा है।
हमने आपसे कहा है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, पिरामिड ऊर्जा सदैव सीधा होगा, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन जब ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है, तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होते हैं, तो वहां पे ऊर्जा क्षय होता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए आपका कथन ए सही है, लेकिन कारण बी गलत है। तो मेरे दोस्त सिर्फ आपका क्या सही है? कथन ए सही है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है, आर गलत है। ठीक, ए सही है, आर गलत है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। मतलब निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या रेगिस्तानी झाड़ियां। आपको ये बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र की जैव पदार्थ अधिकतम होता है। तो जाहिर सी बात है, जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। यही रीजन है कि उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा प्रजाति विविधताएं पाई जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जीव जंतु पशु पक्षी पादप इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में आते हैं। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा आज लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मूवमेंट करने की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सी मात्रा सही होगी या कौन सी बात ये सही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है। तो सबसे खास बात है मेरे दोस्त कि जो क्वेश्चन नंबर 73 हमसे विचार करवाने को कह रहा है, सुपोषण का ही मतलब ये होता है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर? और अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो जल निकाय में पोषक तत्व के संवर्धन की घटना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब सबसे खास बात यह है कि जल निकाय में जब पोषक तत्वों का संवर्धन होता है, तो वह सुपोषण तक कहलाता है। और जल पादप में या जल निकाय में जब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो वह जल प्रदूषित होता है। या मैं आपसे यूं कहूं कि जब जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, तो जल का O2 लेवल गिरने लगता है। और जब जल का O2 लेवल गिरने लगता है, तब जल में उपस्थित जीव जंतुओं का जो जीवन है वो संकट में आ जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में माना जाता है कि वह जल ना ही जीव के लायक है और ना ही मनुष्यों के लायक है। उसका एक रीजन है कि हमने जल को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। इस समय में बांग्लादेश में या हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन है, वो आर्सेनिक का जल में मिलना है, या सबसे ज्यादा आर्सेनिक युक्त जो पानी है वो बांग्लादेश में या फिर हमें हमारे जो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है वहां देखने को मिल रहा है। कुछ बिहार के क्षेत्रों में है, कुछ झारखंड के क्षेत्रों में भी है। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा घुल गई है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का बीओडी या जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो गई है। वहां के जीव जंतुओं पे भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। और खासकर जो पानी व्यक्ति उन पानियों का सेवन कर रहा है, उस पे भी निगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जब भी जल में घुलित आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, तो विभिन्न प्रकार के हमें डिजीज होने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रेट की, जो नाइट्रेट होगा तो वहां पे ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन में जब पारे की मात्रा होगी, तो हमें उधर से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इवन यही नहीं, सिर्फ प्रदूषित जल ही पीने से हमारे निगेटिव इफेक्ट्स नहीं पड़ते, जबकि अगर कोई एक ऐसा जीव जिस जल में आर्सेनिक या पारे की मात्रा ज्यादा है या नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है, और अगर हम उस जीव का उपभोग भी कर लें, तब भी हमारे ऊपर निगेटिव निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे किसी जल में अगर आर्सेनिक या पारा ज्यादा है या नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है, और अगर उन क्षेत्रों के हम किसी मांसाहारी जीव मछली का सेवन कर लें, तो भी उनसे संबंधित बीमारियां हमें होने की शंकाएं रहती हैं, या हमारे ऊपर उनका भी असर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता
की संख्या में अधिकता है, दूसरा कह रहा है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, या फिर द्वितीय उपभोक्ता अधिक होने के साथ-साथ बहुत ही शक्तिशाली है। अब एक-एक को हम पढ़ेंगे। सही है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। क्या ये कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर बहुत ज्यादा तक निर्भर है। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अगर प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर नहीं होंगे तो वो क्या खाएंगे? हर किसी की निर्भरता किस पर है? उत्पादक पर है। तो इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता की निर्भरता किस पर है? उत्पादक पर है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है, उत्पादक अधिक हैं और प्राथमिक उपभोक्ताएं कम हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ये वर्ड सही है कि जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? बाकी के सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं मेरे दोस्त? वो गलत हैं, असत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? अब यहाँ से हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंकों का प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप या नगरीकरण। तो पर्यावरण क्षरण का एक कारण नहीं है, वो कौन सा है? तो मेरे दोस्त सहज रहन सहन ये हमारे एक पर्यावरण के प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी बढ़ती हुई जनसंख्या वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। बढ़ती हुई कारपोरेट शक्तियां वो हमारे पर्यावरण का कारण है। प्रयोग इन्वायरमेंट या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे इन्वायरमेंट का एक कारण है। और सबसे ज्यादा किसी ने हमारे पर्यावरण को इफेक्ट किया है तो वो किया है नगरीकरण ने, अर्बनाइजेशन ने। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और जितनी तेजी से हम लोगों ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया है वो दिन दूर नहीं जब उतनी तेजी से हम गांव की ओर प्लान करेंगे, और जहां हमने अर्बनाइजेशन किया है, शहरीकरण किया है, वहां पर हम गांव की ओर मूव करेंगे और फिर से गांव में आके रहना शुरू करेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोटर वाहनों के धुएं से निकलने मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषण गैस कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। क्या मीथेन है, कार्बन ट्राइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या क्लोरीन है? तो मेरे दोस्त मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सबसे जो प्रदूषणकारी है इसमें से वो कौन सा है? वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा सांस लेने को इफेक्ट करता है, हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। जबकि ये सारे के सारे गैस कैसे हैं? ये सब के सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और इन ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे निगेटिव डालता है, निगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, डीजल इंजन, या कैरोसिन इंजन? हमें बताना है कि इसमें से कौन सबसे कम प्रदूषण इंजन करता है या सबसे कम प्रदूषण को उत्पन्न करता है। तो वो है मेरे दोस्त गैस इंजन। ठीक, हम जब गैस इंजन की बातें करते हैं तो चूंकि गैस की जो अधिकांश मात्राएं होती हैं वो फ्यूल होते हैं, वो जल जाते हैं ऊष्मा के तौर पर, उनका हम अधिकांश हिस्सा प्रयोग कर लेते हैं। यही रीजन है कि गैस से बहुत ज्यादा अवशिष्ट हमें देखने को नहीं मिलता, या गैस से हमें बहुत ज्यादा अवशिष्ट नहीं बचता। इसी ही रीजन है कि वो बहुत ज्यादा प्रदूषण भी नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता? मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट में O2 लेवल बढ़ रहा है, इस O2 लेवल को कौन नहीं बढ़ा रहा है? हमसे ये पूछ रहा है। सांस लेने की प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखी क्रिया, या प्रकाश संश्लेषण? इसमें से कौन हमारे CO2 के वृद्धि में कारण नहीं है? सो मेरे दोस्त कौन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं बहुत ज्यादा फ्रंट पे आऊंगा तो टेक्निकल इश्यूज आज कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। क्लियर है? बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो
चाहे वो सांस लेने में हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने में हो, चाहे वो ज्वालामुखी क्रिया हो, इन सब में CO2 की मात्रा बहुत तेजी से रिलीज होती है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है और सीएनजी ईंधन चालित बसों को चलाना भारत में मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए उपयुक्त है। ये हमसे बता रहा है और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एलपीजी से भी हमें प्रदूषण देखने को मिलता है। ये प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, जबकि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है इन कंपैरिजन किसके? पेट्रोल या डीजल की तुलना में। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल से बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हैं, उनसे भी प्रदूषण थोड़ा बहुत होता है। इसलिए हमारा कथन एक कैसा है? कथन एक हमारा गलत है और सीएनजी ईंधन बसें मेट्रोपॉलिटन में चलाना थोड़ा उपयुक्त है, क्योंकि सीएनजी से प्रदूषण कम होता है। तो ये वाला तो आपका गलत है, पर ये सही है, इसलिए आपका ए गलत और आर सही है। ठीक। कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, प्रदूषण मुक्त नहीं है, थोड़ा बहुत हमें प्रदूषण देखने को मिलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस की वजह से। ठीक। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ और हरित ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या जैव ईंधन? तो मेरे दोस्त पेट्रोल और डीजल तो नहीं है, तो एक और दो तो नहीं होगा, तो ये कट गया, बाकी कहीं है ही नहीं, इसलिए 3 और 4 आपके कैसे हैं? वो स्वच्छ ईंधन के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। ठीक है। कह रहा है कि कोयला और हाइड्रोकार्बन ये दोनों मिल करके कौन सा मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन या उपरोक्त सभी। हमें ये बताना है कि दोनों मिल करके कैसा मिश्रण बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, दोनों मिल करके ये सभी मिश्रण बनाते हैं, खासकर 1 और 2 तो बिल्कुल बनाते हैं। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल में मिलता है? मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था। ठीक है, कि आज प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ भारत के ही नहीं या भारत के राज्य ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश भी और विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो आर्सेनिक की गिरफ्त में हैं और उनके जल में आर्सेनिक की मात्राएं घुली हुई हैं। क्लियर? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है? वो है बांग्लादेश में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने आपके साथ डिस्कशन कर ही लिया है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी हम टाइम देंगे। आपसे कह रहा है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनॉइल टाइक्लोरो एथेन, एक क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है? तो मेरे दोस्त डीडीटी है क्या? तो डीडीटी एक अजैव घटनीय प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी का प्रयोग हम लोग कीटनाशकों के तौर पर भी देखते थे और सबसे खास बात है कि डीडीटी एक प्रदूषक के तौर पर देखा जाता है। सबसे खास बात मानी जाती है कि एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है, बल्कि इस श्रेणी में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है, जो कि अजैव अपघटकीय तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र? तो मेरे दोस्त, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं तो उसके लिए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ शामिल हैं। इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रदूषक के तौर पर देखा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ये मैं बहुत देर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि हम लोग नदियों के प्रदूषण को किस प्रकार से मापते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए करते हैं?
कोहरे के घनत्व को, ध्वनि के घनत्व को, प्रदूषण जल के घनत्व को या धुएं के घनत्व को, तो रिगलन मैन स्केल का प्रयोग हम लोग करते हैं धुएं के घनत्व को मापने के लिए, या फिर हम लोग जब स्मॉग का मेजरमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति के मेजरमेंट के लिए हम लोग रिगल मैन स्केल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है या सूचकांक है वायु प्रदूषण का? फबॉल्स है, सवाल है, लाइकेन है या मॉस है? तो मेरे दोस्त हम सबको पता है कि वायु प्रदूषण का एक स्वच्छ या वायु प्रदूषण के एक सूचकांक के तौर पर हम लोग किसको देखते हैं? वो हम लोग देखते हैं लाइकेन को। ठीक है, लाइकेन को हम लोग एक वायु प्रदूषण के तौर पर देखते हैं, और चूंकि यहाँ पे आपको कवक और शैवाल से दोनों से मिलकर के बने होते हैं, ये भी आपको पता है, कवक और शैवाल इन दोनों से मिल करके लाइकेन बनते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तेजी से चल रहा हूं तो मेरे दोस्त यहां समझाने लायक कुछ है भी नहीं। यहाँ जो भी प्रश्न है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे समझाने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्राइब करके निकलता। क्लियर है? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो मेरे दोस्त जो फ्लाई ऐश हैं, इनका जो प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हम लोगों के यहाँ से जो ताप विद्युत संयंत्र है, उन ताप विद्युत संयंत्रों से सबसे ज़्यादा हमें फ्लाई ऐश का प्रदूषण देखने को मिलता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM क्या है? पार्टिकुलेटेड मैटर बोलते हैं, और पार्टिकुलेटेड मैटर को बोलेंगे कणिका पदार्थ। अब ये मेरी समझ से तो यही होगा, पार्टिकुलेटेड मैटर को हम लोग कणिका पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी हमें यहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर मटेरियल्स के तौर पर भी हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन एवं ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से हमें धुआं या स्मॉग देखने को मिलता है वायुमंडल में। सो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे थोड़ा सा ढंग से बात करूँ ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण हमें स्मॉग देखने को मिलते हैं, जो हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे आंखों में जलन होती है और हमारे आंखों में रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, और सामान्यतः ये माना जाता है कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आंखों की समस्याएं होती हैं, क्योंकि इनसे सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड्स निकलते हैं। सिर्फ आंखों को ही नहीं, ये हमारे फेफड़ों को, हमारे ब्रीदिंग को भी इफेक्ट करते हैं, या जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है ये उसे इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक पोषक प्रदूषक क्या होते हैं? देखिए, द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं। कहने का मेरा सेंस ये है, जो किसी न किसी अन्य के तौर पर होते हैं। जैसे ये वे तत्व होते हैं जो सीधे प्रक्रिया को उत्सर्जित करते हैं, जैसे मोटर गाड़ी से निकलने वाला धुआं, तो ये कैसा है? ये प्राथमिक प्रदूषक के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं फ्लाई ऐश की बात करता हूं, तो फ्लाई ऐश हमारा द्वितीयक प्रदूषक के तौर पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये कई चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये डायरेक्टली प्राथमिक प्रदूषक के आपस में मिलने के बाद में इनका निर्माण होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से परावैक्निक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स? सूर्य के प्रकाश में परावैक्निक किरणों से अभिक्रिया करके किन चीजों का निर्माण होता है? तो ये मेरे दोस्त निर्माण होता है ओजोन का। ठीक है, ओजोन का निर्माण करता है। सूर्य का जब प्रकाश परावैक्निक किरणों से टकराते हैं और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैक फिल्टर,
साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन डिवाइडर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम का यंत्रीय विधि नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे दोस्त साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। बाकी ये तीन के तीनों कैसे हैं, हमारे प्रदूषण को कम करने के लिए रोकथाम विधियों में से एक ये माने जाते हैं। क्लियर है? तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये नहीं है। बाकी तीन के तीनों हमारे इसमें अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग है, एसिड रेन है, यूट्रोफिकेशंस ये नहीं है, एस्बेस्टोसियस ये है। कौन सा नहीं है? यूट्रोफिकेशन ये हमारा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों हमारे वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। जबकि यूट्रोफिकेशन ये किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये संबंधित है जल प्रदूषण से। यूट्रिफिकेशन ये किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। क्लियर? स्टेटमेंट ये कह रहा है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। गर्मी में भी उतनी ही रहती है और ठंडी में भी उतनी ही रहती है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए सही है, परंतु आर गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट या परिवहन खंड? तो मेरे दोस्त जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आज अगर प्रदूषण की समस्या है तो वो है परिवहन के कारण, वहां के ट्रैफिक के कारण। इतने ज्यादा ट्रैफिक हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना नहीं चाहता। जितने व्यक्ति उतनी गाड़ियां। यही रीजन है कि आज बड़े नगरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वहां के परिवहन। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बड़े शहर हैं वहां पर हमें ग्रीन एनर्जी से चलने वाले मोटर गाड़ियों को यूज करना चाहिए, या फिर सीएनजी बस को, सीएनजी फ्यूल से संबंधित, या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन फ्यूल से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूज करना चाहिए। एसिड रैन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है: कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि इनमें से एसिड रैन किससे होता है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो मिश्रण है इनकी वजह से हमें एसिड रैन देखने को मिलता है। क्लियर? जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होते हैं या फिर नाइट्रोजन या फिर मैं आपसे कहूँ तो सल्फर, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और इन्वायरमेंट में रिएक्ट करते हैं, और जब जलवाष्प की बूंदें इनसे रिएक्ट करती हैं तो ये उनके साथ घुल करके नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में वो उस पर निगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इनमें से सबसे ज्यादा कहीं पर होती है तो वो होती है नॉर्वे में। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषकों को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, शैवाल कहते हैं, आर्सेनिक से होते हैं, या ये विषाणुओं से होते हैं? तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो भूमिगत जल है उन्हें प्रदूषित सबसे ज्यादा आर्सेनिक से होता है। क्लियर है? यही रीजन है कि आर्सेनिक हमारे यहाँ आज एक खतरा बना हुआ है, और बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में जो जल प्रदूषण है उसमें आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा है। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, या फिर जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार से जल प्रदूषण होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, 100% 100 क्वेश्चन थे हमारे पास आज। मेरे दोस्त इस सेशन पे हम लोगों ने अपने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, मतलब 40 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया है।
अगले सेशंस में हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा लेकर के आएँ, ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जब तक अभी बहुत ज़्यादा समझने पे फोकस नहीं करना है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे और जहाँ समझने लायक होगा वहाँ पर हम लोग कम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।